स्वागत है दोस्तों करियर योरसेल्फ में। एसपीटी साइंस को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मॉडल सेट 120 के आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, शुष्क सेल का एनोड बना होता है किससे बना होता है दोस्तों? तो कार्बन से बना होता है। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है। संचयक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है, क्या है दोस्तों? तो शीशा है। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु क्या है दोस्तों? तो शीशा है। गैलेना अयस्क है। गैलेना अयस्क किसका है? शीशा का अयस्क है। गैलेना अयस्क शीशा का अयस्क है। संचायक बैटरियों में धातु प्रयुक्त कौन होता है? तो शीशा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेड शीशा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है, कौन सा अम्ल है दोस्तों? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल है। लेड शीशा संचायक बैटरियों में अम्ल कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, क्या होता है दोस्तों? तो सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत अपघट्य होता है कार बैटरी में। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, क्या होता है दोस्तों? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत अपघटन में अवकरण रेडिएशन होता है, ठीक है। अवकरण रेडिएशन होता है किसका? तो कैथोड कैथोड एक किरण है, ठीक है। कैथोड और एनोड एक किरण है, ठीक है, जो गुजारा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रे इसको बोलते भी हैं, ठीक है। ये विद्युत अपघटन में अवकरण रेडिएशन होता है किस पर? तो कैथोड पर रेडिएशन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक इंगित करता है, किसको इंगित करता है दोस्तों? तो उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक, स्वतंत्र दिशा में लटका हुआ चुंबक उत्तर एवं दक्षिण दिशा को इंगित करता है। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है किसमें? तो नर्म लोहा से अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है किसका? तो इस्पात का बनाया जाता है, ठीक है। इस्पात का बनाया जाता है। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है, क्या होता है दोस्तों? तो विकर्षण होता है। समान ध्रुव यदि रहे तो वो विकर्षण करते हैं, वो दूर भागने की कोशिश करते हैं। जबकि विपरीत ध्रुव रहे तो वो क्या होते हैं? तो आकर्षण करते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक है। जैसे आप चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव, ठीक है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। यदि आपको मतलब स्वतंत्र अवस्था में चुंबक को लटकाया जाए, ठीक है, तो वो उत्तर से दक्षिण दिशा में लटकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है क्या? तो यदि असमान ध्रुव रहे, ठीक है, समान नहीं रहे तो उसमें आकर्षण होगा, याद रखिएगा। चुंबक तो खत्म हो जाता है, कब खत्म हो जाता है दोस्तों? तो पीटने पर या गर्म करने पे, ठीक है। यदि आप चुंबक पे पीटते हैं, ठीक है, मतलब लोहे से प्रहार करते हैं, हथौड़ा से प्रहार करते हैं या उसको गर्म करते हैं, तो उसका चुंबकत्व है, ठीक है, उसका जो एक आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो क्षमता होता है, वो क्षमता खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय सुई संकेत करती है। चुंबकीय सुई संकेत क्या करती है दोस्तों? तो उत्तर की तरफ संकेत करती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मानक मात्रक कहलाता है क्या? तो गॉस कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो गॉस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री का होता है। ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है दोस्तों? तो 18 डिग्री का कोण बनाता है। मुक्त रूप से यानी कि फ्री रूप से, ठीक है, फ्री रूप से लटका हुआ चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है दोस्तों? तो 18 डिग्री कोण बनाता है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना है? तो 0 डिग्री है। नति कोण का मान विषुवत रेखा पे, इक्वेटर पे नति कोण का मान कितना है दोस्तों? तो 0 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया किसने? तो ओरस्टेड ने अवलोकित किया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया ओरस्टेड ने अवलोकित किया। डायनेमो मोटर, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर आदि कार्य करता है, ठीक है। डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर कार्य करता है। तो आप इस सब में एक चीज़ आप देखे होंगे, इस सब में चुंबक रहता है, ठीक है। तो इसको याद करने पर उतना मतलब जोर नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसको इस तरह से याद रखना चाहिए कि विद्युत सब में ये डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर, इसमें क्या होते हैं? चुंबक होते हैं। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करेगा दोस्तों? तो ये ऑब्वियसली बात है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ही काम करेगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद रखिएगा। डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर में किस सिद्धांत पे कार्य करता है दोस्तों? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है।
डायनमो परिवर्तित करता है किसको, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं मॉडल सेट 121 से, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन, तो बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी परिवर्तित कर देता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का क्रॉड बना होता है, ट्रांसफार्मर का जो क्रॉड होता है वो क्या बना होता है, तो नर्म लोहे का बना होता है। ताप का ऐसा मात्रा क्या है दोस्तों, तो केल्विन है। ताप का ऐसा मात्रा केल्विन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायोड से धारा बहती है। डायोड से कौन सी धारा बहती है, एक दिशा में धारा बहती है। डायोड से जो है एक दिशा में धारा बहती है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी परिपथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज का तार बना होता है, किसका बना होता है दोस्तों, तो शीशा और टीन का बना होता है। फ्यूज का तार शीशा और टीन का बना होता है। अगला है, रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी और डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों, तो विद्युत ऊर्जा होती है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है, तो विद्युत ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेलीफोन के आविष्कारक थे कौन, तो ग्राहम बेल। ग्राहम बेल जी जो है वो टेलीफोन के आविष्कारक थे, ठीक है। आपको पता होगा कि जब मोबाइल फ़ोन नहीं था तो उससे पहले क्या था, तो टेलीफोन थे, ठीक है। और टेलीफोन से ही मोबाइल फ़ोन का मतलब ये एक अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। तो टेलीफोन का आविष्कारक कौन थे दोस्तों, तो ग्राहम बेल थे। घरेलू फ्यूज तार का होता है। घरेलू फ्यूज जो है वो किस तार का होता है, तो निम्न गलनांक तार का होता है। यानी कि इसके गलने की क्षमता जो है, इसको गलने की क्षमता बहुत तेज़ होती है, ठीक है। यानी कि थोड़े से भी शॉर्ट आने पर क्या होता है, ये गल जाते हैं, ठीक है। तो घरेलू फ्यूज तार जो है वो निम्न गलनांक के होते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है क्या, तो यूरेनियम का प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है किसमें, नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कौन, तो कोबाल्ट 60 यानी कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है किसमें, तो कैंसर के इलाज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोबाल्ट पाया जाता है किसमें पाया जाता है दोस्तों, तो विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12, ठीक है। यानी कि हम जो भी अनाज खाते हैं, ठीक है, जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें जो विटामिन B12 होता है उससे हमारे शरीर को क्या मिलता है, तो कोबाल्ट मिलता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, तो कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। कीमो से क्या केमिकल होता है, ठीक है, केमिकल, और थेरेपी से होता है इलाज करना, यानी कि केमिकल से इलाज करना, इसको क्या बोलते हैं, तो कीमोथेरेपी बोलते हैं। यानी कि इसमें कीमोथेरेपी में जो है केमिकल से इलाज किया जाता है, ठीक है। कैंसर के प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है। कैंसर का जो एक है प्रसिद्ध दवा है टैक्सोल, वो यू के वृक्ष से प्राप्त होती है। YEWU के वृक्ष से प्राप्त होती है। ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है, तो अतिसार से संबंधित है। यानी कि जिससे मतलब यदि हम सही होंगे तो जिसको डायरिया होता है उसे अतिसार बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, तो लूज मोशन ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और वोमिटिंग भी होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसे ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी कहा जाता है, ठीक है। किससे संबंधित है, तो अतिसार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी है आँखों की। ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा जो है आँखों की बीमारी है, ठीक है। तो यदि आप ये बताइए कि कौन से विटामिन खाने से आँख हमारे संतुलित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, अच्छे रहते हैं, ठीक है, बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग हैं क्या, तो गला। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है कौन, तो गला। एथलीट फुट रोग होते हैं किसमें, तो फंगस से जो है एथलीट फुट रोग होते हैं। एथलीट फुट जो है रोग किससे होते हैं, तो फंगस से होते हैं। HIV की जांच के लिए होता है क्या, तो एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा टेस्ट है जो HIV को जांच करता है। HIV किसका वायरस है दोस्तों, तो ये एड्स का वायरस है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन है, तो एड्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर मॉडल सेट 122 से देखते हैं। SARS सार्स एक क्या है, तो विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित यानी कि वायरस द्वारा फैलाया गया रोग है सार्स, ठीक है। आप
देखेंगे सार्स का ही प्रजाति क्या है, तो कोविड-19, ठीक है, कोरोना वायरस जो है एक सार्स का ही प्रजाति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक कितना होता है, क्या होता है दोस्तों, तो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो डायोप्टर है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता का मापक है क्या, तो हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता का मापक है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता का मापक है हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है किसे, तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो 80 किलो कैलोरी होती है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा जो है 80 किलो कैलोरी होती है, 80 किलो कैलोरी होती है बर्फ की गुप्त ऊष्मा। डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे, तो ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। समुद्री दूरी मापने की इकाई है क्या, तो नॉटिकल मील, नॉटिकल मील समुद्री दूरी नापने की इकाई है। समुद्री दूरी मापने की इकाई है क्या, तो नॉटिकल मील। पीएच का निर्धारण क्या पीएच का निर्धारण किया जाता था सोरेनसन के द्वारा। सोरेनसन ने पीएच का निर्धारण किए थे, ठीक है, यानी कि पीएच का निर्धारण किए थे वो सबसे पहले सोरेनसन ने किए थे। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और 7 से ज़्यादा रहने पे वो क्षारीय हो जाता है, 7 से कम रहने पे अम्लीय हो जाता है, ठीक है। 7 से कम रहने पे एसिड हो जाएगा, ठीक है, और 7 से ज़्यादा रहने पे बेस हो जाएगा, ठीक है, तो ये याद रखेगा। लेकिन कोई भी चीज़ का पीएच मान जो है 7 रहे तो वो उदासीन होगा, जल के भांति होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 से कम होते हैं अम्लीय विलयन के मान, यानी कि एसिड के मान कितने होते हैं, तो 7 से कम होते हैं। क्षारीय के बेस के मान कितने होते हैं, क्षारीय विलयन का मान पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आपको बताए थे कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा, यानी कि जल के बराबर होगा, उदासीन होगा यदि उसका पीएच मान 7 हो तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्लों का स्वाद क्या होता है, तो खट्टा होता है। अम्लों का स्वाद जो है दोस्तों खट्टा होता है, खट्टापन होते हैं अम्ल में, ठीक है। यदि 7 से कम रहे तो वो ऑब्वियसली बात है कि उसका पीएच मान यदि 7 से कम रहे तो अम्ल होगा और वो खट्टा होगा, जबकि 7 से ज़्यादा रहे तो क्षारीय होगा और वो उसका स्वाद में कड़वाहट या तीखा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, तो जल में घुलनशील भस्म जो है वो क्षार कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म जो है क्षार कहलाता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार, लाल लिटमस पत्र जो है उसको नीला कर देता है क्षार। अम्ल में कौन सा तत्व परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है, अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तत्व जो है अम्ल में अनिवार्य रूप से रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। देखिए नीला लिटमस पत्र को लाल करना चाहे लाल लिटमस पत्र को नीला करना, ये दोनों में लिटमस पत्र का यूज होते हैं, ठीक है। और ये लिटमस पत्र का कहाँ से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अब बताइए लाइकेन किसका सहजीवी है, तो ये कवक और मतलब शैवाल का सहजीवी है, ठीक है। इतना याद हो गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब ये बताइए लाइकेन पार्क हाल ही में बनाया गया है, कहाँ बनाया गया, तो दोस्तों उत्तराखंड में बनाया गया, ये भी याद रखिएगा। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, तो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, तो 10⁻5 सेंटीमीटर होता है। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, तो 10⁻5 से लेकर के 10⁻7 के बीच में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रक्षेपित कण कोलाइड में कितना होता है, तो 10⁻5 से लेकर के 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच में होता है। निलंबन में कितना होता है, तो 10⁻5 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन के 2 अप्रूप कौन कौन से हैं दोस्तों, तो हीरा और ग्रेफाइट है। कार्बन के 2 अप्रूप हीरा और ग्रेफाइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉडल सेट 123 से पेंसिल का शीशा बना होता है। पेंसिल का शीशा जो है किससे बना होता है, तो ग्रेफाइट का बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है पेंसिल का शीशा। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कपूर को शुद्ध किया जाता है किससे, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है, कपूर को ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम यू जो है यूरेनियम 233 है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम क्या है दोस्तों? तो U233, ठीक है, यूरेनियम 238। लोहा का निष्कर्षण होता है किसमें? तो हेमेटाइट से लोहा का निष्कर्षण होता है। हेमेटाइट से लोहा का निष्कर्षण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है दोस्तों? तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है, ठीक है। ये लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से होता है। हेमेटाइट क्या है? तो अयस्क है, ठीक है, लोहा का। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से होता है। बॉक्साइट क्या है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तांबा का निष्कर्षण होता है किससे? तो कॉपर पायराइट से तांबा का निष्कर्षण होता है। तांबा का निष्कर्षण किससे होता है दोस्तों? तो कॉपर पायराइट्स से तांबा का निष्कर्षण होता है। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोराइथेन। डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोराइथेन, याद रखिएगा। टीएनटी का पूरा नाम क्या है? टीएनटी का पूरा नाम है टाइनाइट्रोटालविन। टीएनटी का पूरा नाम है ट्राइनाइट्रोटालविन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? आरडीएक्स बम बनाया जाता है जिससे, उस आरडीएक्स का क्या नाम है दोस्तों? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव में होता है, मतलब एक्सप्लोसिव मतलब क्या होता है बताइएगा, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है जिससे मतलब फटने की संभावना होता है, उसको बोलते हैं एक्सप्लोजन करना या एक्सप्लोसिव होना, ठीक है। आरडीएक्स अन्य नाम है। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट। आरडीएक्स का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। आरडीएक्स का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है दोस्तों? तो नाइट्रोग्लिसरीन है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? तो नाइट्रोग्लिसरीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीडीटी कीटनाशक बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है दोस्तों? तो क्लोरल से बनाया जाता है। क्लोरल से बनाया जाता है क्या? डीडीटी कीटनाशक बनाया जाता है क्लोरल से। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो पिच ब्लेड है। पिच ब्लेंड। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या है दोस्तों? तो पिच ब्लेंड है, ठीक है। टेप रिकॉर्डर टेप की लेपित होती है। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है किससे? तो पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कारक किया था, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कारक किया था कौन? तो जोसेफ एस्पिडिन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है तो चूना, सिलिका और एल्यूमिना। जो है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीतल मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है दोस्तों? तो तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है। तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु क्या? तो पीतल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोने के आभूषण बनते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है दोस्तों? तो तांबा मिलाया जाता है। सोने धातु को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्या? तो क्रोमियम मिलाई जाती है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है दोस्तों? तो क्रोमियम मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोना का लैटिन नाम क्या है? तो आरम है। आरम या एयू है। सोना का लैटिन नाम क्या है? आरम या एयू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉडल सेट 124 है। चांदी का लैटिन नाम क्या है दोस्तों? तो अर्जेंटम है। चांदी का लैटिन नाम क्या है? तो अर्जेंटम है। अर्जेंटम से एजी इसका संकेत है, ठीक है। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? सोना एवं चांदी दोनों के शुद्धिकरण में एक ही चीज़ का प्रयोग किया जाता है, वो है नाइट्रिक अम्ल HNO3 का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो धोवन सोडा का नाम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। धोवन सोडा का नाम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। धोवन सोडा का नाम सोडियम कार्बोनेट, याद रखिएगा। और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे बाय हटा देंगे तो वो धोवन सोडा का नाम हो जाएगा, बाय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट में बाय लगा देंगे तो बेकिंग सोडा हो जाएगा, और सोडियम कार्बोनेट ही रहने देंगे तो क्या हो जाएगा? धोवन सोडा हो जाएगा, याद रखिएगा। कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्या प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो
इसमें टमाटर में पाए जाते हैं। और टमाटर में देखिएगा, टमाटर आप लोग खाते हैं उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। तो अब ये नहीं कीजिएगा कि टमाटर ही कपड़े पे लगा दीजिएगा, लाल रंग का दाग लग जाएगा, उससे जंग तो छूट जाएंगे लेकिन लाल रंग का दाग लग जाएगा। तो ये सावधानी से, लेकिन उसमें पाए जाते हैं। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। ऑक्टेन नंबर से पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। पेट्रोल मिश्रण है, किसका मिश्रण है दोस्तों? तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोल जो है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं, किससे? तो भंजक आसवन विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। भंजक आसवन विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। पेट्रोल के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं, भंजक आसवन विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है क्या? तो कच्चा तेल। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। गैसोहॉल मिश्रण है पेट्रोल तथा इथेनॉल का। पेट्रोल तथा इथेनॉल का गैसोहॉल जो है मिश्रण है। पेट्रोल तथा इथेनॉल का गैसोहॉल मिश्रण है। 1 पिको सेकंड बराबर होता है कितना? तो 10⁻⁻12 सेकंड। 1 पिको सेकंड बराबर 10⁻12 सेकंड होता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है कितनी? तो 10⁻10 10⁻10 मीटर। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु नाभिक की खोज की, तो किसने खोज की दोस्तों? तो रदरफोर्ड ने खोज की। रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने खोज की, किसकी? तो परमाणु नाभिक की। नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10⁻15 होता है। ठीक है, नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10⁻15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जूल बराबर कितना होता है दोस्तों? तो 10⁻7 अर्घ होता है। ठीक है, 10⁻7 अर्घ होता है, यानी कि 10⁻7 अर्घ होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ या 10⁻7 अर्घ होता है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है दोस्तों? 10⁻5 डाइन होता है या 10⁻5 डाइन होता है। ठीक है, 10⁻5 डाइन या 10⁻5 डाइन होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है कितना? तो 0.001 मिलीमीटर या 0.001। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सा है दोस्तों? तो एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस जो है, हम देखते हैं वेल्डिंग, जो गैस वेल्डिंग किया जाता है उसमें कौन कौन से गैस यूज होते हैं दोस्तों? तो एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन गैस यूज होते हैं। ठीक है, गोताखोर सांस लेते हैं। गोताखोर जो है सांस लेते हैं, वो किस सांस लेते हैं दोस्तों? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। ठीक है, यही ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस का जो सिलेंडर होता है वो हॉस्पिटल में आप देखे होंगे, जिसको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगता है तो उसमें भी हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। दूध से दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। ठीक है, दूध से दही जो है बनते हैं, वो किसके कारण बनते हैं दोस्तों? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण बनते हैं। क्या? तो दूध से दही बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है क्या? तो यीस्ट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था किसके द्वारा? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ठीक है, ये डॉक्टर बहुत बड़े डॉक्टर थे। ठीक है, जिसने क्या किया? तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया। ठीक है, प्रतिस्थापन किया कौन? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। मॉडल सेट 125 से देखते हैं। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए बेकरी में जो है ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग क्यों करते हैं दोस्तों? तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किससे जाता है? तो डॉक्टर पी.के. वेणुगोपाल को। डॉक्टर पी.के. वेणुगोपाल को, ये अपने इंडियन थे। ठीक है, इसको जाता है श्रेय डॉक्टर पी वेणुगोपाल को श्रेय जाता है। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है इनको, डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे बोला जाता है दोस्तों? तो जोसेफ लिस्टर को बोला जाता है। जोसेफ लिस्टर को आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक बोला जाता है। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है क्या? तो यूग्लिना जो है हरा प्रोटोजोआ कहलाता है। मछलियों में शोषण होती है। मछलियों में शोषण जो होती है गिल्स के द्वारा होती है, गल्फर के द्वारा होती है। ठीक है, मछलियों में जो है शोषण होती है वो गिल्स के द्वारा होती है, गल्फर के द्वारा होती है। ठीक है, उसमें जो है नाक नहीं होते हैं और फेफड़ा नहीं होते हैं। ठीक है, वो गिल्स के द्वारा जो है शोषण करते हैं। रडार का आविष्कार किसने किया? तो अल्बर्ट टेलर ने किया। रडार का प्रयोग क्यों करते हैं दोस्तों? तो
वायुयानों को दिशा निर्देशित करने के लिए और वायुयानों को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रडारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो रडार का आविष्कार किसने किया? तो अल्बर्ट टेलर ने किया। ऑक्टोपस है एक क्या है? तो मधुकवची है। ऑक्टोपस क्या है? तो एक मधुकवची है। ठीक है, इसके ऑक्टोपस के कितने होते हैं? 8 पैर होते हैं। आप इस तरह से जीव देखे होंगे। ठीक है, ये समुद्री जीव है, ये 8 पैर वाले जीव होते हैं। ठीक है, तो ऑक्टोपस क्या है दोस्तों? मधुकवची है। डायनासोर थे क्या? तो डायनासोर एक मेसोजोइक सरीसृप थे। मेसोजोइक सरीसृप थे। सरीसृप का युग किसे बोला जाता है? तो मेसोजोइक का ही बोला जाता है, इसे सरीसृप का युग बोला जाता है। डायनासोर क्या थे? एक तो मेसोजोइक सरीसृप थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? तो स्तनी में। स्तनी में डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, यानी कि डॉल्फिन जीव जो है वो स्तनधारी कहलाते हैं, जबकि वो पानी में रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जलीय जीव जो डॉल्फिन है वो स्तनधारी कहलाते हैं, स्तनी कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा स्तनी कौन है? तो नीला व्हेल है। नीला व्हेल जो है, ब्लू व्हेल, ठीक है, जो बहुत विशाल होता है, यानी कि पृथ्वी पे सबसे विशाल काय जीव नीला व्हेल है, वो क्या है? सबसे बड़ा स्तनी भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं क्या? तो सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के कीड़े पालने को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। रेशम के कीड़े पालन को सेरीकल्चर बोलते हैं। एंटोमोलॉजी का अध्ययन क्या आता है? कीटों का। एंटोमोलॉजी अध्ययन है किसका? तो कीटों का अध्ययन है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी है। जनसंख्या का अध्ययन दोस्तों डेमोग्राफी में करते हैं। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ओके, सेलुलर और तथा मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है कहाँ? तो हैदराबाद में। सेलुलर तथा मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हैदराबाद में स्थित है। घी और दूध का पीला रंग का कारण है क्या? तो कैरोटीन। घी और दूध का पीला रंग जो होते हैं उससे क्या कारण है दोस्तों? तो कैरोटीन कारण है। घी में वसा की मात्रा कितनी होते हैं? तो 99% यानी 99% जो है, 99% वसा की मात्रा होती है। वसा बहुत ज़्यादा होता है किसमें? तो घी में। दूध में वसा मापने का यंत्र क्या है? तो ब्यूटायरोमीटर दूध में वसा मापने का यंत्र है, ब्यूटायरोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पुरुष की नसबंदी कहलाता है क्या? तो वेस्कोटोमी कहलाता है पुरुष की नसबंदी। ठीक है, पुरुष की नसबंदी कहलाता है वेसेक्टोमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है ट्यूबेक्टोमी कहलाता है स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। रेडियो सक्रियता का इकाई है क्यूरी। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो क्यूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल सेट 126 से मॉडल सेट 126 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। आहार नाल में स्टार्च पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो माल्टोज है। आहार नाल में स्टार्च पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो माल्टोज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है कहाँ? तो हैदराबाद में। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है कहाँ? तो हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है क्या? तो आंसू। लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है क्या? तो आंसू। हमारे शरीर में जो आंसू निकलते हैं, हमारे आँख से जो आंसू निकलते हैं, वो किस ग्रंथि से निकलते हैं दोस्तों? तो लैक्रिमल ग्रंथि से निकलते हैं। ठीक है, लैक्रिमल ग्रंथि ही हमारे आँख को आंसू प्रदान करते हैं और उसी से स्रावित होते हैं। ATP का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो ATP का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ATP का निर्माण, एडिनो ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? तो आर्थ्रोपोडा। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? तो आर्थ्रोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी क्या है? तो शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के अंडे, मतलब शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं वो संसार के सबसे बड़े कोशिका है। ठीक है, और संसार के सबसे बड़े पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो जी थे। दूरबीन के आविष्कार कौन थे? तो गैलीलियो जी थे। धूप के चश्मे की क्षमता कितना होता है? 0 डायोप्टर का होता है। धूप के चश्मे का क्षमता 0 डायोप्टर का होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। तो घनत्व उसका जो है अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है क्या? तो -40 डिग्री ताप पर एक ही मान प्रदर्शित कब करता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है -40 डिग्री सेल्सियस पर। सोनार का प्रयोग में लाया जाता है
नौसंचालकों द्वारा सोनार को प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंज का नियम आवश्यक है। लेंज का नियम आवश्यक क्यों है दोस्तों? तो ऊर्जा के संरक्षण के लिए। लेंज का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हॉर्न सिल्वर जो है अयस्क है चांदी का। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। चांदी का निष्कर्षण होता है कब? तो अर्जेंटाइट से चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम है क्या? तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है साधारण नमक का रासायनिक नाम है। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन है? तो सोडियम क्लोराइड है। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया के द्वारा उत्पन्न गैस है। ठीक है, क्या है उत्पन्न गैस दोस्तों? तो एसीटिलीन है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस क्या है? तो एसीटिलीन गैस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है क्या? तो C12। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है क्या? तो C12। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉडल सेट 127 से, चूना पत्थर लाइमस्टोन का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो कैल्शियम सल्फेट है। चूना पत्थर लाइमस्टोन का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो कैल्शियम सल्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 इंटू 1/2 H2O। प्लास्टर पेरिस का नाम रासायनिक नाम क्या है? CaSO4 इंटू 1/2 H2O। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रयोग करते हैं किसमें? तो फफूंदी से। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं किससे? तो फफूंदी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं किसको कहते हैं दोस्तों? तो प्लेटिनम को कहते हैं। सफ़ेद स्वर्ण जो है प्लेटिनम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्य सोना कहलाता है क्या है? तो पेट्रोलियम कहलाता है। द्रव्य सोना पेट्रोलियम कहलाता है। द्रव्य सोना पेट्रोलियम कहलाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसका? तो ऊर्जा का इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऊर्जा का इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 इंटू 2H2O किसका सूत्र है? तो जिप्सम का सूत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिप्सम किससे प्राप्त होता है? कब प्राप्त होता है दोस्तों? तो जब ज्वालामुखी फटते हैं, ठीक है, और उससे जो मतलब चूना टाइप के जो लावा निकलते हैं, ठीक है, और ठंडा होकर जो लावा बन जाते हैं, तो उसी को जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, उसका जो रासायनिक सूत्र कितना होता है? तो CaSO4 इंटू 2H2O होता है उसका रासायनिक सूत्र। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है दोस्तों? तो त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का जो भी रंग मिलता है, चाहे वो उजला मिले, लाल मिले, चाहे पीला मिले, चाहे काला मिले, ठीक है, जो भी रंग मिलता है वो किसके कारण मिलता है? तो मेलानिन हार्मोन जो होते हैं उसके कारण उसका रंग मिलता है त्वचा का। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाते क्या? तो एपिडर्मिस कहलाते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह जो है, सबसे ऊपर वाला भाग जो हम लोग देख पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो एपिडर्मिस कहते हैं। ऊतकों का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में। ऊतकों का अध्ययन ऊतक, ठीक है, टिश्यू का अध्ययन किया जाता है किसमें? तो हिस्टोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस है कौन? तो CO2। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस कौन से है दोस्तों? तो CO2 गैस है हरित गृह प्रभाव से। कॉफ़ी प्राप्त की जाती है किससे? तो बीजों से प्राप्त की जाती है। कॉफ़ी जो हम लोग चाय का एक अल्टरनेटिव सोर्स है कॉफ़ी, उसको जो पीते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? तो बीजों से प्राप्त होती है। नोबेल का तेल कहलाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहते हैं। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेनकोट बनाया जाता है किसको दोस्तों? तो पॉलीकार्बोनेट को रेनकोट बनाया जाता है। पॉलीकार्बोनेट से रेनकोट बनाया जाता है। ठीक है, हम जो वर्षा में अपने बारिश में पहनते हैं जो कपड़ा जो हमें भीगने से बचाता है, उससे रेनकोट बोलते हैं। और वो किसको बनाया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है बहुलक किसका है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ल्यूमेन इकाई है किसका? तो ज्योति फलस्क का ल्यूमेन इकाई है। ल्यूमेन इकाई है किसका? तो ज्योति फलस्क का।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैंडिला मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होते हैं। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है कौन, तो ओजोन परत, पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत जो है अवशोषित करता है। एक्सरे का शोधक था कौन, तो रो एंटीजन, रो एंटीजन जो है एक्सरे का शोधक है। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, ठीक है, एक लड़की जो है झूले में बैठ कर झूल रही है, यदि वो अचानक जो है एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या हो जाएगा, उसका दोलन काल क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा दोस्तों, तो कम हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जड़त्व तो आघूर्ण का मात्रक होता है क्या, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर क्या होता है, तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल सेट 128 से, जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय होगा क्या, तो आधा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तो उसमें लगने वाला समय क्या होगा दोस्तों, तो आधा होगा, ठीक है। पक्षियों में प्रायः एक ही होता है क्या, तो एक ही अंडा से होते हैं, पक्षियों में जो है प्रायः एक ही अंडा से होते हैं। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा, कब, किस लिफ्ट में अधिक होगा दोस्तों, तो व्यक्तियों का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित होता है, ठीक है, जो ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर एक्सीलरेट करते हैं, ठीक है, त्वरित का होता है इंग्लिश एक्सीलरेट करना, ठीक है। उस व्यक्ति का लिफ्ट में उस व्यक्ति का भार अधिक होगा जो ऊपर की तरफ त्वरित करते हैं, ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, याद रखिएगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं का त्वरण क्या होता है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं का एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या होता है, समान होते हैं, ठीक है, त्वरण क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जी की इकाई यूनिट है कितना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो है जी का यूनिट है, मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है क्या, तो प्रत्यानयन बल कहलाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है दोस्तों, प्रत्यानयन बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गतिमान वस्तु में होती है क्या, तो गतिज ऊर्जा होती है, गतिमान वस्तु में क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी क्या, तो गतिज एवं स्थितिज दोनों ऊर्जा होगी। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी क्या, तो गतिज एवं स्थितिज दोनों ऊर्जा होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन की गति में प्रथम नियम से परिभाषा मिलती है क्या, तो बल की परिभाषा मिलती है F बराबर ma, ठीक है, यहीं से निकला सूत्र है, ठीक है। न्यूटन के प्रथम, ये लिखा हुआ है, डी नहीं समझ लीजिए इसको, ठीक है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से निकली परिभाषा मिलती है कौन, तो बल की परिभाषा, और बल का सूत्र क्या है, तो F बराबर ma, मास इंटू एक्सीलरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है दोस्तों, तो प्रथम नियम है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है क्या, तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का सूत्र न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से प्राप्त होता है, जबकि बल का परिभाषा जो प्राप्त होता है न्यूटन के प्रथम गति के नियम से प्राप्त होता है। F बराबर ma जो है वो बल का व्यंजक हुआ, ठीक है, और वो कहाँ से प्राप्त होता है, द्वितीय गति के नियम से प्राप्त होता है। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पे, तो एक द्रव्यमान पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पे, तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है किसमें, तो पवन का वेग मापने में एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। ताप की SI इकाई क्या है, तो केल्विन है। ताप की एक SI इकाई क्या है, तो केल्विन है। कोण की इकाई मात्रक होता है क्या, तो रेडियन। कोण की इकाई मात्रक होता है रेडियन। कोण की इकाई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो रेडियन होता है। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है किसमें, तो दाब मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है कब, तो दाब मापने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सदिश का परिभाषा कभी भी नहीं हो सकता क्या, तो ऋणात्मक। सदिश राशि जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का परिणाम जो है कभी भी क्या नहीं हो सकता, तो ऋणात्मक नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। सदिश का जो परिणाम होता है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, याद रखिएगा। जब एक वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो चौगुनी बढ़ जाती है, ठीक है। जब एक वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो चौगुनी हो जाएगी। शुष्क सेलों में
ऊर्जा संग्रहित होती है। शुष्क सेलों में ऊर्जा क्या होता है, संग्रहित होती है रासायनिक ऊर्जा के कारण। शुष्क सेलों में ऊर्जा संग्रहित होती है, वह है रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मॉडल सेट 129 से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है किस पे, तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का संवेग जो है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है, तो 9.8 न्यूटन होता है। 9.8 न्यूटन 9.8 न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन या 9.8 न्यूटन होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 7 अर्ग या 10 टू पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नॉट का उपयोग किया जाता है कब, तो जलयानों की गति मापने के लिए। जलयानों की गति मापने के लिए नॉट का उपयोग किया जाता है। नॉट का उपयोग, ये नॉट नहीं समझ लीजिएगा, नॉट जो नॉट बोल्ट होता है वो नॉट एक यंत्र है जिसका उपयोग किया जाता है जलयानों की गति मापने के लिए। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार जो होता है वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, कब, कहाँ, तो नीचे की ओर जा रही हो। जब लिफ्ट जो है नीचे की ओर जा रही हो तो एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से क्या होगा, कम हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार बराबर क्या होता है। एक बार बराबर क्या होता है, तो 10 की पावर 5 पास्कल या 10 टू पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होता है, तो आवृत्ति बढ़ती है, वो घड़ी पीछे की ओर हो जाती है। आवृत्ति मतलब अवधि क्या होती है, तो बढ़ती है, वो घड़ी पीछे की ओर हो जाती है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगा, तो अवधि बढ़ेगी, वो घड़ी क्या हो जाएगी, पीछे की ओर हो जाएगी, यानी कि समय स्लो हो जाएगा, मतलब धीमा हो जाएगा। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है, जब उसकी समयावधि आवर्तकाल को होगी दुगुनी। ठीक है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है, जब उसकी समयावधि क्या होगी, तो दुगुनी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जब गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो सदैव अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, जब एक गैस में पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों, तो सदैव अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कोणीय वेग की इकाई है क्या, तो कोणीय वेग की इकाई है रेडियन सेकेंड। ठीक है, कोणीय वेग की इकाई है रेडियन सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम के परिणाम है, तो लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के परिणाम है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम के परिणाम है, तो ऊर्जा के संरक्षण के परिणाम है। लेंज के नियम किसके संरक्षण के परिणाम है, तो ऊर्जा के, याद रखिएगा। रेडियो का आविष्कार किया था कौन, तो जी मार्कोनी जी ने रेडियो का आविष्कार किया था। ठीक है, अब तो रेडियो का चलन ही नहीं रहा। ठीक है, लेकिन जी मार्कोनी जी ने रेडियो का आविष्कार किया था। स्मार्टफोन सबको तबाह कर दिया। ठीक है, स्मार्टफोन से बहुत चीज़ जो है वो अब दिखाई भी नहीं देने लगे। वत्या भट्ठी ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित होता है। वत्या भट्ठी ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित क्या होता है, तो कच्चा लोहा उत्पादित होता है। वत्या भट्ठी ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित क्या होता है दोस्तों, तो कच्चा लोहा उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका क्या होगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। चंद्रमा से किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका क्या होगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा, तो तीनों वस्तु एक साथ आएगी। ठीक है, निर्वात वायु में जो है वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला कारण ये है कि निर्वात यदि वायु नहीं हो, ठीक है, किसी वैक्यूम में वायु नहीं हो, वायु निकाल लिया जाए और उसमें तीनों वस्तु को गिराया जाए, एक साथ गिराया जाए, तो तीनों वस्तु एक समान आएंगे, एक समान तैरते हुए आएंगे। वो कब, तो जब वायु का मतलब वायु निकाल दिया जाए तो उसमें द्रव्यमान नहीं होते, द्रव्यमान क्या होते हैं, शून्य पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए तीनों वस्तु एक समान आएंगे, एक साथ आएंगे। पृथ्वी की भ्रमण गति क्या होती है दोस्तों, तो 28 किलोमीटर पर मिनट होते हैं। पृथ्वी जो भ्रमण करते हैं उसकी गति क्या होती है, 28 किलोमीटर पर मिनट होते हैं। बहुत स्पीड से भ्रमण करती है। ठीक है, अंदाजा लगा सकते हैं। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है, तो अल्टीमीटर है। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है, तो अल्टीमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मॉडल सेट 130 से। ठीक है, प्रक्षेप्य का पथ होता है। ठीक है, प्रक्षेप्य का पथ क्या होता है, तो परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य का पथ क्या होता है, तो परवलयाकार होता है। परम दाब है, परम दाब क्या है, तो गेज दाब +1 बार परम दाब होता है।
परम दाब क्या होता है, गेज बार प्लस 1 दाब, गेज दाब प्लस 1 बार होता है क्या, तो परम दाब होता है। जरूरत का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था, तो गैलीलियो जी ने दिए थे। जरूरत का नियम सर्वप्रथम किसने दिए थे, तो गैलीलियो जी ने दिए थे। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से क्या होती है, गिरती है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु का एक समान डैश से गिरती है, क्या, किससे गिरती है, तो त्वरण से गिरती है, याद रखिएगा। खींचे गए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा निहित होती है, तो स्थितिज ऊर्जा जो है निहित होती है। खींचे गए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा निहित होती है दोस्तों, तो स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो कोयला है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, कोयला है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, कोयला है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है किसमें, तो कैलोरीज में मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है कितना, तो 0 होता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार कितना होता है, 0 होता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है, तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना किसका मतलब है, तो जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है क्या, तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार जल के भार से कम होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है, किससे निर्धारित की जाती है दोस्तों, तो उसके गलनांक बिंदु द्वारा अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है किससे, तो उसके गलनांक बिंदु द्वारा अशुद्धि रहने पर गलनांक क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल में तैरते हिमखंड का आयतन कितना होता है दोस्तों, तो 1/9 होता है। यानी कि ऊपर की तरफ जो आप जल देख रहे हैं उसका हिमखंड का आयतन कितना होता है दोस्तों, 1/9 होता है। बूनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बूनसेन बर्नर जो है बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, याद रखिएगा, बूनसेन बर्नर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। जल का हिमांक कितना होता है दोस्तों, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जल का हिमांक कितना होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है दोस्तों, क्योंकि समुद्र के पानी में घनत्व नदी के पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, सैलिनिटी वाटर होते हैं समुद्र के, आपको पता होगा, लवण होते हैं, लवणता ज़्यादा होते हैं समुद्र के पानी में, तो इसीलिए क्या होता है, समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है नदी के पानी के घनत्व से। ठीक है, यही लिखा हुआ है। समुद्र की मतलब नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है, क्योंकि समुद्र के पानी की घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारे का निम्नतम हिमांक होता है कितना, तो -39 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक कितना, क्वथनांक में कितना, तो -375 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक कितना होता है इसका, 375 डिग्री सेल्सियस पे इसका क्वथनांक होता है। और निम्नतम हिमांक कितना होता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होती है, तो बढ़ती है। शक्कर के घोल के तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होगी, तो बढ़ेगी, याद रखिएगा। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है, ठीक है, तो जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। ठीक है, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलेगा दोस्तों, जब तापक्रम अधिक और हवा क्या हो, तो आर्द्र हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा, तो घटेगा। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा, तो घटेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं मॉडल सेट 131 से।